बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 27। हाँ, वो लोग लाहौर में ही होते हैं, मगर फुरकान महीने में एक वीकेंड यहाँ गुजारता है, फिर वो अपनी फैमिली भी यहाँ लाता है। ये स्लाइड्स उनके बच्चों के लिए लगवाई हैं। नौशीन भी डॉक्टर है। अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करती, मगर जब यहाँ आती है तो फुरकान के साथ डिस्पेंसरी जाती है। इस बार वो अपने भाई की शादी में मसरूफ़ थी, इसलिए फुरकान के साथ नहीं आ सकी। वो इधर उधर नज़रें दौड़ाता उनकी बातें सुनता रहा। वो उनके साथ लंच करने के लिए घर पर आया था और उसका ख्याल था कि कुछ देर तक फुरकान भी आ जाएगा, मगर जब खाना लगना शुरू हो गया तो उसने फुरकान के बारे में पूछा। वो दोपहर का खाना यहाँ नहीं खाता, सिर्फ एक सैंडविच और चाय का कप लेता है। इसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। उसके पास मरीज़ इतने होते हैं कि वो शाम तक बिल्कुल फारिग नहीं होता, खाना वाना बिल्कुल भूल जाता है। फुरकान की अम्मी ने उससे कहा। वो उनके साथ बातें करते हुए खाना खाने लगा। फुरकान के वालिद फाइनेंस डिवीज़न में ही काम करते रहे थे और 20वें ग्रेड में रिटायर हुए थे। ये जानकर के सालार का ताल्लुक भी फाइनेंस से ही था, उनके जोश में कुछ इजाफा हो गया था। सालार को उनसे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। सालार ने उनसे इस स्कूल के हवाले से बात की। स्कूल के लिए हमें फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खासे फंड्स हैं। फुरकान का एक दोस्त एक नया ब्लॉक भी बनवा रहा है, बल्कि बन ही चुका है, तुमने तो देखा ही है। हाँ, तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी के लिए करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की ज़रूरत है और हम उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत दफ़ा दरख्वास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए हैं, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आकर रहने को तैयार नहीं, और हमें एक डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। तुमने मरीज़ों की तादाद तो देखी होगी। एक करीबी गांव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगला डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। मैं इस सिलसिले में जो कुछ कर सका ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल के लिए भी कुछ करूँ। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूँगा कि आपको यूनेस्को की तरफ से किसी एनजीओ के ज़रिए हर साल कुछ ग्रांट भी मिलती रहे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो तुमने देखा है कि हम सब लोगों ने खुद किया है, हमारी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, मेरे वाकफ़कारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कभी किसी हुकूमती या बैनुल अक़वामी एजेंसी की ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी ख़त्म करती रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल से कर सकते हैं वो हमें अपने वसाइल से ही करने चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं। सालार बेख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज यहाँ देखी है वो तब नहीं होगी। इनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद इत्मीनान से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। दोपहर के करीब उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि ख़ुद तुम्हें वापस छोड़ाऊँ, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं उन्हें आज चेक नहीं कर सका तो उन्हें बहुत जहमत होगी, इसलिए मैं अपने डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ाएगा। उसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सालार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना, उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहाँ आ चुकी थी। फिर वो वहाँ से गाड़ी में फुरकान के पास चला आया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में इन्हें छोड़ कर आता हूँ, उसने मरीज़ से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलता हुआ वो बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सालार ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सालार उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था उसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था।
वो उसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ उसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहाँ 1 दिन के लिए गया था और उसने फुरकान को फ़ोन पर उसकी इत्तला दी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट पर पिक करने और अपने साथ रहने की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से यकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज़ आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झरी से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वह बड़ी संजीदगी से सालार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। उस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि उसके लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते। उसे बड़ी संजीदगी से इत्तला दी गई। मुझसे मिल लेंगे, सालार ने कदरे महजूज होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फ़ौरन जवाब आया, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ। आप उन्हें जाकर बताएंगी कि सालार अंकल आए हैं तो वो मुझसे मिल लेंगे। सालार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं? सालार को बेख्तियार हंसी आई। आप ना हंसें। वो बेख्तियार बिगड़ी। सालार पंजों के पल उसके मुकाबिल बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता। उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वह अब कुछ करीब से उसका जायज़ा लेते हुए बोला। उसकी तारीफ़ ने दरवाजे की झरी में से झांकती हुई मोहतरमा के तासुरात और मूड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके जुमले से ज़्यादा उसके तासुरात ने सालार को महसूस किया। वह अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों? मैं क्यों अच्छा नहीं लगा? उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। बस नहीं अच्छे लगे। उसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका? वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दरवाजे की झरी में से इमामा के अकब में फुरकान को देखा। वो इमामा को उठाते हुए दरवाज़ा खोल रहा था। सालार खड़ा हो गया। फुरकान नहा कर निकला था। उसके बाल गीले और बेतरतीब थे। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने उससे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो उसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और उसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। अंकल, सालार से मिली हैं आप? फुरकान ने सालार को बैठने का इशारा करते हुए इमामा से पूछा। वह अब खुद भी सोफ़े पर बैठ रहा था। ये मुझे अच्छे नहीं लगते। उसने बाप तक अपनी नापसंदीदगी पहुंचाई। बहुत बुरी बात है इमामा, ऐसे नहीं कहते। फुरकान ने सरजनिश करते हुए अंदाज में कहा। आप अंकल के पास जाएं और उनसे हाथ मिलाएं। उसने इमामा को नीचे उतार दिया। वो सालार की तरफ जाने की बजाय एकदम भागते हुए बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि तुम उसे अच्छे नहीं लगे, वरना इसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज इसका मूड भी कुछ ऑफ है। फुरकान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। ये नाम का असर है। मुझे हैरानी होती अगर उसे मैं अच्छा लगता, सालार ने सोचा। चाय पीते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बातों के दौरान सालार ने उससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा। उसने सरसरी अंदाज में कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फुरकान यकदम खुश हुआ। और इस बार वो डॉक्टर वहाँ रहेगा, और अगर ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो रुका। वहाँ जाने से पहले मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इस स्केल पर और इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तुम लोगों के काम से दरहकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मेरी ऑफ़र अभी भी वही है। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। उसने संजीदगी से फुरकान से कहा। सालार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं चाहूँगा तुम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट वहाँ किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ज़राए हैं और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट चला सकते हो।
میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا مسئلہ وقت ہے، میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں رہ نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میرے فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو تم چائے پیو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ سالار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو؟ یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسے کسی ڈاکٹر سبت علی کے پاس لے کر جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا کہ اب مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ فرقان، میں اس ٹائپ کا ہوں نہیں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیعت وغیرہ، یا جو بھی تم سمجھ لو، اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔ اسی لیے تو میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑے، تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال پہلے مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا۔ پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے ہوئے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اس سے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لب لباب یہی ہوتا تھا، میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ ہر عالم کو دیکھ کر لگتا اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس نے آج تک ایسا عالم تک نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سالار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا، اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بایو ڈاٹا جانتے، اور پھر اگر وہ بایو ڈاٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بایو ڈاٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے کہ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا، کس طرح کون ان کے علم سے فیض یاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا ہے، کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سبت علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لون میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا، پھر وہ مزید آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر
कारपेट बिछा हुआ था और बहुत से फ्लोर कुशन्स भी पड़े हुए थे। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ चंद मामूली सी चीज़ें थीं और दीवारों पर कुछ कुरानी आयत कैलीग्राफी की सूरत में लगी हुई थी। कमरे में 20-25 के करीब मर्द थे जो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। फुरकान ने अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया और फिर चंद लोगों के साथ कुछ खैर मकदमी कलमात का तबादला किया। फिर वो एक खाली कोने में बैठ गया। डॉक्टर सैयद सिबतली कहाँ हैं? सालार ने उसके करीब बैठते हुए मध्यम आवाज़ में पूछा। 8 बजते ही वो अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 7:25 हुए हैं, फुरकान ने उससे कहा। सालार गर्दन हिलाकर कमरे में बैठे हुए लोगों का जायज़ा लेने लगा। वहाँ हर उम्र के अफराद थे, चंद टीनेज लड़के, उसके हम उम्र अफराद, फुरकान की उम्र के लोग, उधेड़ उम्र और कुछ उम्र रसीदा भी। फुरकान अपने दाएं तरफ बैठे किसी आदमी के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू था। ठीक 8 बजे उसने 60-65 साल के एक आदमी को एक अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होते देखा। उसकी तवक्को के बरक्स वहाँ बैठे हुए लोगों में कोई भी इस्तकबाल के लिए एहतरामन खड़ा नहीं हुआ। आने वाले ने ही सलाम में पहल की थी, जिसका जवाब वहाँ मौजूद लोगों ने दिया। आने वाले के एहतराम में खड़ा न होने के बावजूद सालार अब अचानक वहाँ बैठे हुए लोगों की नशिस्त के अंदाज में एहतराम देख रहा था। वो सब यकदम बहुत चौकन्ने और मोहतात नजर आने लगे थे। आने वाले यकीनन डॉक्टर सैयद सिबतली थे। वो कमरे की एक दीवार के सामने उस मखसूस जगह पर बैठ गए जिन्हें शायद उन्हीं के लिए छोड़ा गया था। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थे। उनकी रंगत सुर्ख़ सफ़ेद थी और यकीनन जवानी में वो बहुत खूबसूरत होंगे। उनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी मगर बहुत घनी और नफासत से तराशी गई थी। दाढ़ी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद नहीं हुई थी और कुछ यही हाल उनके सर के बालों का भी था। सफ़ेद और स्याह के इम्तजाज ने उनके चेहरे और सर पर मौजूद बालों को बहुत बावकार कर दिया था। वो वहाँ बैठकर दाएं तरफ मौजूद किसी आदमी का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। शायद वो किसी बीमारी से उठकर आया था। सालार ने चंद ही लम्हों में उनके सरापे का जायज़ा ले लिया था। वो और फुरकान बाकी लोगों के अकब में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर सैयद सिबतली ने अपने लेक्चर का आगाज़ किया। उनका लबो लहजा बेहद शाइस्ता था और अंदाज धीमा था। कमरे में मुकम्मल सुकूत था। वहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। सालार को उनके इब्तदाई चंद जुमलों से ही अंदाज़ा हो गया था कि वो एक गैर मामूली आलिम के सामने था। डॉक्टर सिबतली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशीब अफराज से गुज़रता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी ज़वाल की गहराइयों तक जा पहुँचता है। सारी ज़िंदगी वो इन्हीं दोनों इंतहाओं के दरमियान सफ़र करता रहता है और जिस रास्ते पर वो सफ़र करता है वो शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, वो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ़ शुक्र के रास्ते पर ही सफ़र करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ नाशुक्री के रास्ते पर सफ़र करते हैं, चाहे वो ज़वाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों पर सफ़र करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और ज़वाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की अनगिनत मखलूक़ात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक़ नहीं रखता, सिर्फ़ फ़र्ज़ रखता है। वो ज़मीन पर किसी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया कि वो अल्लाह से किसी भी चीज़ को अपना हक़ समझकर मुतालबा कर सके, मगर इसके बावजूद उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज़ जन्नत से किया। उस पर नेमतों की बारिश कर दी गई और इस सब के बदले उससे सिर्फ़ एक चीज़ का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप ज़िंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स उस एहसान को याद रखने और आपका एहसानमंद होने की बजाय आपको उन मौक़े की याद दिलाए जब आपने उस पर एहसान नहीं किया था, या आपको ये जताए कि आपका एहसान उसके लिए काफ़ी नहीं था। अगर आपके लिए ये कर देते या वो कर देते तो ज़्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद उससे ताल्लुक़ रखना तक पसंद ना करें। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं। उसकी नेमतों और रहमतों पर उसका शुक्र अदा करने की बजाय हम उन चीज़ों के ना मिलने पर कुढ़ते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते थे। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नेमतें नाजिल करता रहता है। उनकी तादाद में हमारे अमाल के मुताबिक कमी बेशी करता रहता है, मगर उनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करता। सालार पलकें झपकाए बगैर उनका चेहरा देख रहा था। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है।
ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سبط علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی۔ سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سبط علی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا، اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھیں۔ اسے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت کون کسے کہاں کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ 1 دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر سبط علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک سٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنا ہی عرصہ سے انہیں جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہیں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کی طرف بڑھ آیا۔ ڈاکٹر سبط علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں فرقان صاحب آپ؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں پر۔ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سالار کا تعارف کروایا۔ یہ سالار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا، اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سبط علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سبط علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑا گیا۔ کچھ ہونک سا وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی مناسب بات نہیں۔ سالار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھیمپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر سبط علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں۔ اس نے ڈاکٹر سبط علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر سبط علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر سبط علی سے کہا،
मैं वापस जाकर भी आपसे रब्ता रखना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ़ इक़्तिसादियात के बारे में नहीं सीखना चाहता, और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सिबतली ने नरमी से उसका कंधा थपथपाया। डॉक्टर सिबतली के पास जितने लोग भी आते हैं वो किसी न किसी हवाले से कम्युनिटी वर्क से वाबस्ता हैं। कुछ पहले ही इस काम में इन्वॉल्व होते हैं और जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। डॉक्टर सिबतली से पहली मुलाकात के बाद फुरकान ने उसे बताया, उनके पास आने वाले ज़्यादातर लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं। मैं भी इत्तफाकन ही उनके पास जाना शुरू हुआ। लंदन में एक बार उनका लेक्चर सुनने का इत्तफाक हुआ। फिर पाकिस्तान आने पर एक दोस्त के तवसत से उनसे मिलने का मौका मिला और उसके बाद से मैं इनके पास जा रहा हूँ और मुझे महसूस होता है कि ज़िंदगी के बारे में मेरे नज़रियात पहले की निस्बत अब बहुत साफ़ और वाज़ेह हैं। ज़हनी तौर पर भी मैं पहले की निस्बत अब ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। इस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत ज़्यादा मदद डॉक्टर सिबतली के पास आने वाले लोगों ने भी की। बहुत सारी सहूलियात इन्हीं लोगों ने फराहम की और मैं यहाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वाहिद नहीं हूँ, और हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस मदद की नौइयत मुख्तलिफ होती है मगर मकसद एक ही होता है, हम इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। सालार ने उसके आखिरी जुमले पर अजीब सी नज़रों से देखा। ये इतना आसान तो नहीं है। हाँ, हम जानते हैं ये काम आसान नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि ये सब हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा, मगर हम वो बुनियाद ज़रूर फराहम कर देना चाहते हैं जिन पर हमारे बच्चे और उनके बाद वाली नस्ल तामीर करती रहे। वो अंधेरे में टामक टोइयाँ ना मारती रहे। कम अज़ कम मरते हुए हम लोगों को ये एहसास तो नहीं होगा कि हम लोगों ने तमाशाइयों जैसी ज़िंदगी गुजार दी। दूसरे बहुत से लोगों की तरह हम भी सिर्फ तनकीद करते रहे, ख़राबियों पर उंगलियां उठाते रहे, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद की हदूद तक ही महदूद करके बैठे रहे। अपने और दूसरों की ज़िंदगियों में हमने कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। वो हैरानी से फुरकान का चेहरा देखता रहा था। इमाम हाशिम, जलाल अंसर, साद के बाद वो एक और मुसलमान को देख रहा था, एक और प्रैक्टिकल मुसलमान को। वो मुसलमानों की एक और किस्म से आगाह हो रहा था। वो मुसलमान जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते थे, जो दोनों इंतहाओं के बीच के रास्ते को पहचानते थे और उन पर चलने का तरीका जानते थे। वो बुरी तरह उलझा। तुमने मेरी ऑफ़र के बारे में क्या सोचा है? उसने फुरकान से कहा। मैंने तुम्हें बताया है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इदारों को। तुम्हें यहाँ आकर काम करना चाहिए। सालार इस बात पर हल्के से हंसा। तुम इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। अच्छा, मैं इस पर सोचूंगा। फिर तुम मेरी ऑफ़र के बारे में क्या कहोगे? मेरे गांव के करीब ही एक और गांव है, इसी हालत में जिस हालत में 10-15 साल पहले मेरा गांव था। मैं आजकल कोशिश कर रहा था कि कोई वहाँ पर स्कूल बना दे। प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट का वहाँ है, मगर आगे कुछ नहीं है। अगर तुम वहाँ स्कूल शुरू करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे देखेंगे। हम उसे कायम करने में भी तुम्हारी मदद करेंगे, मगर फिर तुम्हें खुद ही उसे चलाना होगा। सिर्फ रुपया फराहम कर देना काफ़ी नहीं होगा। फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, कल चल सकते हो मेरे साथ वहाँ? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी तो फ़्लाइट है कल सुबह। नहीं, मैं 2 दिन बाद चला जाऊँगा। एक बार मैं चला गया तो फौरी तौर पर मेरे लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहेगा। और मैं जाने से पहले ये काम शुरू कर देना चाहता हूँ, उसने फुरकान से कहा। फुरकान ने सर हिला दिया। वो उस रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद गए और फिर रात को ही फुरकान के गांव चले गए। रात वहाँ क़याम करने के बाद सुबह फजर के वक्त फुरकान के साथ वो उस गांव में गया। दोपहर 12 बजे तक वो इस गांव के लोगों से मिलते और वहाँ फिरते रहे। वहाँ मौजूद प्राइमरी स्कूल को देखकर सालान को यकीन नहीं आया था। वो अपनी हालत से कुछ भी लगता था मगर स्कूल नहीं। फुरकान को इसकी तरह कोई शौक़ नहीं लगा था। वो वहाँ के हालात से पहले ही बहुत अच्छी तरह बाखबर था। वो साल में 3-4 मरतबा मुख्तलिफ देहात में मेडिकल कैंप्स लगवाया करता था और वो देहात की ज़िंदगी और वहाँ की हालत से सालार की निस्बत बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। फुरकान को शाम की फ़्लाइट से लाहौर जाना था। वो लोग 2 बजे के करीब वहाँ से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो गए।